अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस डिजिटल पैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइज, आज मैं आपके लिए आज के अपने जो लाइव सेशन उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैं एक बिल्कुल वोकेब पर आधारित काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है जो एसएससी, बैंक, डिफेंस, ठीक है, जो टीचर्स एग्जाम होती हैं, प्रत्येक जो भर्ती है उसके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। विशेषकर आजकल पटवारी की जो भर्ती है उसमें भी ये टॉपिक डाल रखा है अपना, कौन सा, इडियम्स एंड फ्रेजेज। ठीक है, राजस्थान में जो भर्ती आती है ना अपना पटवारी की, उसमें आपकी बार इंग्लिश डाल दी, ठीक है, और उसमें भी क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब जो है, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है, उनके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। रेट वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, पटवार बोल सकते हैं, ग्राम सेवक कह सकते हैं, और एसएससी बैंक, एसएससी की तो मतलब फेमस पार्ट होता है ये। ठीक है, एसएससी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ये मान के चलो कि लगभग 15 से 20% जो एरिया जो होता है इसका, सॉरी 10% जो एरिया होता है पूरे सिलेबस का, वो उसमें क्या है 10% का जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, इडियम्स का होता है। ठीक है, कभी सीजीएल प्री कम मेंस आप देते हैं, ठीक है, कभी दिया हो तो उसमें काफ़ी मेजर बिंदु है। इडियम्स एंड फ्रेजेज जो होता है इसमें क्या है कि कोई ना कोई फ्रेज मिलता है अपन को, उस फ्रेज का यूज या तो सेंटेंस में मिलेगा, सेंटेंस में यूज किया हुआ होगा। सेंटेंस में अगर मान लो उस फ्रेज जो है उसका यूज किया होगा तो या तो उसको इटालाइज कर रखा है, तिरछे आकार में दे दिया थोड़ा सा, या फिर उसको बोल्ड कर रखा है, बोल्ड कर सकता है, या फिर उसको डार्क कर रखा है, थोड़ा सा डार्क ज़्यादा कर दिया, बोल्ड ज़्यादा कर दिया, इटालाइज कर सकता है। कैसे, मतलब कहने का मतलब आपको महसूस करा देगा कि मैं इसका अर्थ पूछ रहा हूँ। तो वाक्य के संदर्भ में उस इडियम्स का मीनिंग क्या होगा, उस आधार पर आपको 4 विकल्प दिए हुए मिलते हैं। आपको अप्रोप्रिएट जो अल्टरनेटिव है उसका क्या करना है, चुनाव करना है। दूसरा जो तरीका होता है प्रश्न पूछने का, वो डायरेक्ट सीधी क्या है, एक फ्रेज दे देता है, इडियम्स अथवा फ्रेज है, वो सीधा पूरी इडियम्स एंड फ्रेजेज लिखता है वो। ठीक है, सेंटेंस में उसका कहीं यूज नहीं देता, और उसके नीचे 4 विकल्प दिए हुए मिलते हैं आपको। ठीक है, विकल्प मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे, सुविधा की दृष्टि से मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आपको हिंदी में बता दूंगा कि आपके समझ में आ जाए। बाकी विकल्प जो मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, वो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे उस इडियम्स का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, उस मीनिंग के संदर्भ में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन उसका क्या करना है, चुनाव करना है। ओके गाइज जी, अब आगे जाने अपन कि इडियम्स एंड फ्रेजेज जो है वो प्रत्येक भर्ती है, प्रतियोगी जो परीक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अंतर्गत कुछ इडियम्स आती हैं तो उनका मीनिंग क्या क्या होगा, वो के बेस्ट बिंदु है। एक रोज एक आपको प्रोग्राम बनाना है लर्निंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए कि मुझे 10 जो है ना वो रोज क्या है फ्रेजल वर्ब तैयार करनी है, और 10 मुझे रोज इडियम्स वो तैयार करनी है। डेली के रूटीन में आप 10 जो वर्ड हैं उनको आप तैयार करोगे, नो डाउट आगामी कुछ ही दिनों में आपके माइंड में एक अच्छी वोके पावर बन जाएगी। वोके पावर जो होती है वो एक दिन में तैयार नहीं होती। इडियम्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब होती हैं, साइनो होता है, एंटो होता है, वन वर्ड होता है, कन्फ्यूजेबल वर्ड होते हैं, होमोनिम्स होते हैं। ये वोके वाला जो पार्ट होता है वो कभी सोचो कि एक दिन में तैयार हो जाएगा, इम्पॉसिबल फैक्टर। रूटीन वर्क का है, ये रूटीन वर्क है। ठीक है, रूटीन में अगर इसके रिगार्डिंग आप वर्क करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके माइंड में एक अच्छी वोकेब तैयार हो जाती है, सब्जेक्ट पे अच्छी भली भांति आपकी कमांड बन जाती है। तो दोस्तों अपन को देखना क्या है, इडियम्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन डिजाइन करता अगला कैसे कैसे डिजाइन करता है, या तो किसी सेंटेंस जो है सेंटेंस, उसमें सेंटेंस में यूज मिलेगा, वाक्य जो है उस वाक्य में क्या मिलेगा, यूज मिलेगा, या फिर सीधा क्या लिख देगा अगला, इडियम लिख देगा। ठीक है, उसके नीचे क्या आपको 4 विकल्प मिलेंगे, A B C D। ठीक है, A B C D इस प्रकार से 4 अल्टरनेटिव मिलेंगे आपको, 4 विकल्प मिलेंगे। आपको अप्रोप्रिएट विकल्प उसका क्या करना है, चुनाव करना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट विकल्प जो उसका क्या करोगे, आप चुनाव करोगे। ठीक है जी, तो अब इसमें तो क्या करना है, अपन को सिलेक्टेड इडियम्स दे रखी हैं, ठीक है, उनका अर्थ जानना है, उनका अर्थ जानना है। अगर मान लो वही इडियम्स हैं वो किसी सेंटेंस में भी यूज हो जाएं तो सेंटेंस के संदर्भ में अर्थ दोगे, अर्थ जानेंगे तो भी उसका अर्थ वही निकलना है। तो दोस्तों इडियम्स में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना है, इडियम्स एंड फ्रेजेज में ज़्यादा से ज़्यादा जो इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वो क्या हैं, उनका मीनिंग क्या क्या होता है ये जानना है। अब सुनो, इडियम्स एंड फ्रेजेज जो है उसमें जो शब्दों का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, अगर अपन उनका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, शब्दों का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ मिलेगा, अगर आप उनका अर्थ निकालने की कोशिश करते हो तो कभी भी आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा। अर्थ से आप भावार्थ निकालने की कोशिश करो, और भावार्थ के आधार पर अगर आप विकल्प का चुनाव करते हो तो
तो दोस्तों 100% आपका पर्सन है वो सही होगा, आपका आंसर क्या होगा, अप्रोप्रिएट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स देखनी है और उनका मीनिंग क्या क्या होता है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहली जो इडियम्स अपन जाने, पहली जो इडियम्स है, ठीक है, वो जाने कि इडियम्स कौन सी है। ये दे रखी एक्किल्स हील्स, एक्किल्स हील्स दे रखा है, ठीक है, एक्किल्स हील। एक्किल्स हील जो है वो क्या है, मतलब एक्किल जो है कोई व्यक्ति विशेष बोल सकते हैं अपन, और उसकी हील जो हैं अक्सर काफी कमजोर हैं। तो चलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दौड़ लगाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। वैसे अपन जाने कोई भी एक्शन अगर करता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओवरऑल वो पक्ष क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो एक्किल्स हील का मतलब होता वो क्या होता है, ठीक है, कमजोर पक्ष जो होता है, क्या कहते हैं अपन इसको, कमजोर पक्ष। कमजोर पक्ष होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्किल्स हील बोलेंगे। तो दोस्तों इसको अपन कहें कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं कमजोर पक्ष। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कमजोर पक्ष कह सकते हैं। कमजोर पक्ष क्या होता है, एक्किल्स हील होता है कमजोर पक्ष। मतलब ए स्मॉल एंड बट ए स्मॉल बट फैटल, फैटल का मतलब जानते हो ना, घातक, वीकनेस, काफी कमजोर या घातक जो कमजोरी होती है, अर्थात बहुत जो कमजोर पक्ष का दावेदार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्किल्स हील बोलेंगे, ठीक है। तो आपको प्रश्न कैसे पूछेगा, एक्किल्स हील अगर मान लो किसी सेंटेंस में यूज कर दी तो इसको अंडरलाइन कर दे, या फिर इसको इटालाइज कर दे, या फिर इसको डार्क कर सकता है, बोल्ड कर सकता है, ठीक है, कैसे भी है। इसके नीचे आपको 4 विकल्प दिए हुए मिलेंगे, ठीक है, एक 4, यानी ए पर्सन ऑफ बिग हिल्स, बड़ी एडियों वाला व्यक्ति, ऐसा ऑप्शन दे दे, ठीक है। एक कह रहा है कि ए वीक पर्सन, व्यक्ति मतलब कमजोर व्यक्ति आ गया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एक है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। कई ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, जिनमें से अपन को अप्रोप्रिएट आंसर का क्या करना होता है, चुनाव करना होता है। तो ऐसा विकल्प आपको, विकल्प जो है आपको मिलेगा स्मॉल बट फैटल वीकनेस, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये बिंदु आ गया। नेक्स्ट जो इडियम आती है अपनी वो क्या आती है, ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन, ठीक है, तेल बोल सकते हैं, ठीक है, घी बोल सकते हैं, ठीक है। टू फायर मतलब आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब आग जल रही है, ये खुद किसी बुरी बात का प्रतीक है। आग लग रही है वो खुद क्या है, बुरी बात का प्रतीक है। आग में अगर हम पानी डालते हैं तो मतलब अपन क्या करते हैं, उस समस्या को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आग में अगर पानी डालें तो मतलब आग बुझाने की कोशिश करें, आग बुझाने की कोशिश करें तो मतलब इसका भावार्थ क्या निकला कि अपन उस समस्या को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक है ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना, आग में ईंधन डालना, आग में तेल डालना। तो इसका मतलब तेल डालोगे, घी डालोगे, आग में ईंधन डालोगे तो फिर आग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। मतलब गलत काम तो है, कोई भी मैटर गलत तो हो रहा है, उसको अपन सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, या कोई भी उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको ज़्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। टू मेक वर्स, वर्स का मतलब बैड की कंपेरेटिव डिग्री होती है, मतलब और अधिक बुरा करना, और अधिक गलत करना, वो क्या होता है, ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है ना जी। तो इसको अपन हिंदी, इसके लिए शब्दावली कौन सी काम में लेके आएंगे अपन, आग में घी डालना, आग में घी डालना। तो कोई भी सिचुएशन होती है, ठीक है, कोई भी मैटर होता है, उसको और अधिक बैड बनाना, टू मेक द मैटर या टू मेक द सिचुएशन मोर बैड या वर्स कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्थिति को, ठीक है, किसी भी मैटर को, ठीक है, क्या करना, और अधिक खराब करना, और अधिक बुरा करना, वो क्या होता है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर होता है। तो अपन क्या कहेंगे, टू मेक द मैटर ऑब्लिक सिचुएशन, टू मेक द मैटर ऑब्लिक सिचुएशन वर्स, ठीक है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति होती है, कोई भी मैटर होता है, उसको और अधिक क्या करना, और अधिक गलत बनाना, और अधिक खराब करना, क्या कहलाता है, ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना होता है, ठीक, आग में घी डालना। आगे है एन आर्म चेयर जॉब,
मतलब आराम की नौकरी, आराम की नौकरी मतलब वह पोस्ट, वह सर्विस जिसमें पैसा तो क्या है, अच्छा है, लेकिन कंफर्टेबल है। ठीक है, पैसा तो क्या है, अच्छा है, मतलब एक कंफर्टेबल जॉब है जिसमें इनकम क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कम मेहनत में अधिक आमदनी करना। ठीक है, या ऐसी नौकरी जिसमें कम मेहनत में अधिक आमदनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एन आर्म चेयर जॉब बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसी नौकरी जिसमें कम मेहनत से ज़्यादा आमदनी हो। कम मेहनत से ज़्यादा आमदनी हो, तो ऐसी नौकरी जिसमें कम मेहनत से ज़्यादा आमदनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एन आर्म चेयर जॉब बोलते हैं। ठीक है, ऐसी नौकरी जिसमें कम मेहनत से, ठीक है, ज़्यादा इनकम हो। इंग्लिश में अपन क्या बोल सकते हैं, ए कंफर्टेबल जॉब विद हाई इनकम। ठीक है, ज़्यादा ऐसी सर्विस, ऐसी नौकरी, ठीक है, जिसमें आमदनी तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जोर नहीं आता, बिल्कुल आरामदायी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन आर्म चेयर जॉब कहते हैं। तो दोस्तों कॉपी करते रहिए साथ के साथ। ठीक है, मेरा वर्क फिर भी थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ है यहाँ पे ईडियम्स का नाम है ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटेड करवा रखा है। ठीक है, मेरे को हिंदी और इंग्लिश का जो मीनिंग है इसका वही मेंशन करना पड़ रहा है, तो आप थोड़े से ज़्यादा एक्टिव रहने हैं आपको। ठीक है, इन चीज़ों का अर्थ मत निकालो, आप अर्थ के साथ आप इनका भावार्थ निकालने की कोशिश करो। आराम चेयर जॉब मतलब ऐसी जॉब जो क्या है, आरामदायी होती है। कुर्सी की नौकरी जो होती है, कुर्सी की नौकरी का मतलब जिसमें जोर नहीं आता, सिर्फ पैसा आता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब कहते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। एक आता है नेक्स्ट, जो अपन देखें इडियम्स अपन देखें तो वो आती है हमारे पास एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, और कुल्हाड़ी से किसी चीज को पीसना। ठीक है, मतलब स्वार्थपूर्ण उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए कोई काम करना। स्वार्थ से भरा जो कार्य होता है, मतलब ए वर्क दैट इज फुल ऑफ सेल्फिश मोटिव। ठीक है, सेल्फिशनेस। ठीक है, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ से भरा हुआ जो काम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड बोलते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड कह सकते हैं, या फिर दूसरे वे में हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा अगर अपन वे जाने इसका तो अपन क्या कह सकते हैं, समथिंग इज डन फॉर सेल्फिश रीजन्स। समथिंग इज डन फॉर सेल्फिश रीजन्स मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड बोल सकते हैं। स्वार्थ से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड बोलेंगे। क्या कह सकते हैं, समथिंग इज डन फॉर सेल्फिश रीजन्स। सेल्फिश रीजन्स, ये कोई भी चीज़ है वो स्वार्थपूर्ण जो कारण होते हैं उसके लिए की जाती है। सेल्फिश रीजन जो होता है उसके लिए की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, समथिंग इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस, ऐसा भी कह सकते हैं, समथिंग इज फुल ऑफ
सेल्फिशनेस, कोई चीज़ जो अक्सर भरपूर होती है, किससे होती है? स्वार्थ से होती है। तो स्वार्थ से भरपूर जो वस्तु होती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? एन एक्स टू ग्राइंड कह सकते हैं। दूसरा है एन आयरन विल। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा होती है। और इच्छा कैसी? एन आयरन मतलब लोहे जैसी। लोहे जैसी इच्छा का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी इच्छा जो लोहे की तरह मजबूत होती है, अर्थात लोहा जो है टूटने में बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से लोहा जो है उसका टूटा तोड़ा नहीं जा सकता। तो वैसे क्या है? आयरन विल का मतलब क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर जो होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आयरन विल बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन विल को हिंदी में अपन देखें कि व्हाट इज द मीन ऑफ आयरन विल, तो आयरन विल को हम क्या बोल सकते हैं? दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या कहोगे? दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, इंग्लिश में अपन देखें तो इंग्लिश में इसको अपन क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं? स्ट्रॉन्ग विल पावर कह सकते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब ऐसी इच्छा शक्ति जो लोहे की तरह मजबूत होती है। ठीक है, तो लोहे की तरह मजबूत होने की इच्छा शक्ति का मतलब क्या हुआ? दृढ़ इच्छा शक्ति होगी। स्ट्रॉन्ग विल पावर है मतलब ऐसी इच्छा शक्ति जो कभी टूट नहीं सकती, काफ़ी मजबूत है। ठीक है, काफ़ी कठोर है। एक है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम, और ओल्ड फ्लेम का मतलब जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? पुराना प्यार होता है। ठीक है, आदमी की जो पास्ट लाइफ जो होती है उसमें उस व्यक्ति ने क्या है? रोमांटिक रिलेशनशिप अगर रखी है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एन ओल्ड फ्लेम बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं? पुराना प्रेम। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी जो पास्ट लाइफ है, पूर्व का जो जीवन है, उस जीवन में किसी के साथ क्या रखा है? रोमांटिक रिलेशनशिप रखी है। ठीक है, रोमांटिक या सेंसुअल रिलेशनशिप रखी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ओल्ड फ्लेम बोलते हैं। यानी ए पर्सन विद होम, ए पर्सन विद होम, एक व्यक्ति जिससे, विद होम दे रखा है, जिसे नहीं, जिससे, समवन हैड ए रोमांटिक एंड एंजॉयफुल लाइफ इन पास्ट, विद होम someone had a romantic life in past। पास्ट का जो टाइम है, भूतकाल का जो समय है, जिसमें किसी व्यक्ति से, किसी ने, क्या कोई भी व्यक्ति जिसने किसी से अपने जो पूर्व जो लाइफ है, ठीक है, उसमें रोमांटिक, हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप, लाइफ नहीं सॉरी रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप मेंशन करना, लाइफ की जगह पास्ट लाइफ बोल सकते हैं अपन। रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप इन पास्ट। ठीक है, भूतकाल का जो समय होता है उसमें मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, जिससे उसने क्या है, पास्ट का जो टाइम होता है उसमें उसने क्या रखी है? रोमांटिक रिलेशनशिप रखी है, रोमांस से भरी हुई रिलेशनशिप रखी है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? एन ओल्ड फ्लेम बोल सकते हैं। तो दोस्तों इनको भी कॉपी कीजिए। ठीक है, क्या कहोगे? एन एक्स टू ग्राइंड मतलब फुल ऑफ सेल्फिशनेस। कोई भी वर्क होता है, कोई भी चीज़ होती है जो पूर्ण रूप से स्वार्थ से भरी हुई होती है, उसको अपन बोलते हैं एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी इडियम्स है अपनी। ठीक है, एन आयरन विल, आयरन विल का मतलब होता है, वो क्या होता है? दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयरन विल। एक आता है एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब फ्लेम का मतलब अपन बोल सकते हैं लव। ठीक है, मतलब पुराना प्रेम। तो किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति ने, ठीक है, पास्ट का जो टाइम है उसमें उसने रोमांटिक रिलेशनशिप रखी है या इंजॉयफुल रिलेशनशिप रखी है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? एन ओल्ड फ्लेम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो कॉपी करो इनको, जितने पॉइंट मैंने अभी आपको करवाए हैं इन सब को कॉपी करना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, अगली जो ईडीएम अपनी कौन सी दे रखी है वो देखनी है। अगली ईडीएम है एन ओल्ड हेड। पूरी नहीं हुई है ईडीएम अपनी, ठीक है, पूरी मैं कर देता हूँ, टाइपिंग में मिस्टेक होगी। ठीक है जी, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स।
एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। यंग शोल्डर्स, शोल्डर का मतलब क्या होता है? कंधे होता है। मतलब हेड, हेड का मतलब सिर, और सिर जो है वो तो क्या है? पुराना है, बट कंधे हैं वो क्या है? जवान है। क्या मतलब हुआ? सिर है वो तो क्या है? पुराना है, लेकिन कंधे हैं वो क्या है? जवान हैं। मतलब व्यक्ति की कंधे जवान होने का मतलब व्यक्ति की कम उम्र होना, और सिर जो है वो बूढ़ा होने का मतलब इस सिर में क्या होता है? अनुभव भरा होता है, फूट फूट के। ठीक है, मानसिक जो होता है ना, मानसिक जो भाव होता है, ठीक है, उसमें क्या है? एक्सपीरियंस वगैरह आपने काउंट किए हैं, अच्छे बुरे की पहचान आपने सीखी है। तो मतलब व्यक्ति की उम्र तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन अनुभव क्या होता है? ज़्यादा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में अधिक अनुभव सीख जाते हैं। ठीक है, कम उम्र में अधिक अनुभव सीख जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने 21 ईयर्स की एज में मैंने कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें कदम रखा था, पढ़ाना शुरू किया था, लगभग 2 लाख के करीब स्टूडेंट पढ़ा दिए। अब एक व्यक्ति जो है, जो 20 साल की उम्र में पढ़ा रहा है, अच्छी बात है, मेरे से पहले पढ़ाना उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। लेकिन सालाना जो वो क्या है कि 2000-3000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है वो सालाना जो है वो क्या है? 20 से 30,000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ठोकरें जो हैं उन बच्चों से वो क्या हुआ? फेस हुआ। तो 20-30 हज़ार जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला व्यक्ति, तो इसका मतलब उसका अनुभव उससे 10 गुना फालतू हो गया। क्या हो गया? 10 गुना फालतू हो गया। तो यही हो गया ना कि व्यक्ति की उम्र तो क्या होती है? कम होती है, अर्थात वो युवा होता है, लेकिन एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो बूढ़े की तरह होता है। और बूढ़े का तरह का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा। किसकी तुलना में? एज की तुलना में। समवन हैज मोर एक्सपीरियंस देन हिज एज। एक व्यक्ति जो अपनी उम्र की तुलना में क्या रखता है? अधिक अनुभव रखता है। या फिर वन हू थिंक्स एंड टॉक, एक व्यक्ति जो सोचता है, बातचीत करता है, लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मतलब एक वर्द अथवा अनुभव जो आदमी जो होता है उसी की तरह क्या करता है? वो बातचीत करता है। ठीक है, और उसी की तरह क्या करता है? वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसी की तरह क्या करता है? सोचता है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार, अथवा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार, या फिर क्या बोलोगे? अनुभवी होना। समझदार अथवा अनुभवी होना। उम्र की तुलना में अधिक क्या है? समझदार होना, या उम्र की तुलना में अधिक क्या होना? अनुभवी होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एन यंग, यानी ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स कहला देगा। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं? ठीक है, इसका अगर अपन अर्थ इंग्लिश में जाने तो क्या कहेंगे? वन हू थिंक्स एंड टॉक्स। एक व्यक्ति जो सोचता है या फिर क्या करता है? टॉक्स मतलब बातचीत करता है। ठीक है, लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है ना, एक बुजुर्ग आदमी होता है। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? एक अनुभवी जो व्यक्ति होता है उसकी तरह कोई व्यक्ति सोचता है। ठीक है, या फिर बातचीत करता है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स बोल सकते हैं। ठीक है जी, या फिर क्या बोल सकते हैं? ए यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति। ठीक है, बिहेव्स, जो क्या करता है? व्यवहार करता है। ए यंग पर्सन यानी एक युवा व्यक्ति। दूसरे तरीके से इसका मीनिंग अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश में। ए यंग पर्सन हु बिहेव्स, जो व्यवहार करता है, माफी चाहूंगा भैया,
आगे स्पेस कम है, या पीछे लिख रहा हूँ, बिल्कुल फॉन्ट छोटा ले लेता हूँ। क्या कहेंगे अपन इसको? ए यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति, हु बिहेव्स, जो व्यवहार करता है, लाइक एन ओल्ड मैन, लाइक एन ओल्ड मैन। उसको भी अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? ए यंग, मतलब एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर की रेंज देंगे। एक आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोले सांप ने क्यों मारा? सांप की मां ना मारा जो सांप ने पैदा करे। मतलब जहर की उत्पत्ति किससे हो रही है? सांप से नहीं, सांप की मां से हो रही है। तो वैसे ही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक तो होता है देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर, एक होता है एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना, बड़ा लाडला, बड़ा दुलारा होना। ठीक है, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े का कारण, विवाद की वजह। ठीक है, झगड़े की जड़ या फिर विवाद की वजह जो है, विवाद का कारण जो है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहेंगे दोस्तों। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है, इसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं? झगड़े की जड़, जड़ अथवा विवाद का कारण, विवाद का कारण, विवाद का कारण। झगड़े की जड़ अथवा विवाद का कारण जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कह देंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कह देंगे, झगड़े की जड़ या विवाद का कारण। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं? रीजन ऑफ डिस्प्यूट, रीजन ऑफ डिस्प्यूट मतलब झगड़े का कारण कह सकते हैं, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? कोज ऑफ कवारल, कोज ऑफ कवारल जो होता है उसको हम क्या कहेंगे? झगड़े की जड़। ठीक है, रीजन ऑफ डिस्प्यूट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? कोज ऑफ कवारल कह सकते हैं। ठीक है जी, मेंशन कीजिए इसको। अगला आता हमारे पास एप्पल ऑफ वंस आई, आंख का दुलारा जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, डियरेस्ट वन जो होता है ना, बहुत प्यारा जो होता है, ठीक है, लवेलेबल, लवेलेबल होता है ना, ठीक है, मतलब प्यार करने योग्य, लाडला जो होता है। ठीक है जी, तो एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है, वो क्या होता है? आंख का दुलारा, आंख का दुलारा। ठीक है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? लाडला, या फिर क्या कह सकते हैं अपन? लाडला, आंख का दुलारा, या फिर क्या कहोगे? लाडला कहोगे। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आइज। ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं डियरेस्ट वन, डियरेस्ट वन, या फिर अपन क्या बोलेंगे? लवेबल, डियरेस्ट वन, या फिर क्या कहोगे? लवेबल। ठीक है जी, किसी की आंख का प्यारा होता है, आंख का दुलारा होता है, या फिर प्रेम करने योग्य जो व्यक्ति होता है उसको अपन बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आंख का तारा। ठीक है जी, आगे आता है, एक बार कॉपी कीजिए। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मतलब व्यक्ति की उम्र तो क्या होता है? कम होती है, लेकिन अनुभव जो होती है, समझदारी होती है, ठीक है, वो क्या होता है? उम्र की तुलना में ज़्यादा होती है, जिसे अपन बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। बीच में रह गया था, मेंशन कर लेना इसमें, ऑन यंग शोल्डर्स। अगला है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक तो होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर जो होता है वो होता है व्यवस्थित क्रम में होना, टू बी इन करेक्ट सिक्वेंस, टू बी इन करेक्ट ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम में होना, उसको तो अपन क्या बोलते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अव्यवस्थित क्रम में होना वो होता है एट सिक्सेज एंड सेवंस, वो क्या होता है? एट सिक्सेज एंड सेवंस। एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। ठीक है, विवाद का कारण क्या है, विवाद की वजह क्या है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं। एक होता है एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी की एक आंख का तारा होना, एक आंख का एप्पल होना मतलब स्वादिष्ट होता है, मतलब बड़ा लाडला होना, बड़ा दुलारा जो होता है, आंख का दुलारा या फिर लाडला जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ वंस
आइज बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं इंग्लिश में डियरेस्ट वन भी कह सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो आप लवेबल भी कह सकते हो। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में इडियम से उनको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास एट ए पिंच। एट ए पिंच, अब देखो ये वोकेबल पार्ट है। पिछली बार रीट भर्ती जो है उसमें बहुत से स्टूडेंट मैंने पढ़ाए, कई हजार बच्चे पढ़ाए थे, जिसमें हमने क्या किया कि फ्रेजल वर्ब और इडियम सब उनके बच्चों को डायरेक्ट नोट्स दे दिए। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, खुद की बुराई खुद कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि इडियम्स की रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स की रिगार्डिंग, तो नोट्स बच्चों को अपन प्रोवाइड करवा देते हैं कि बच्चों आप कर लेना। यानी उस स्टूडेंट्स जो है ना प्रतियोगी हैं, उन पे आश्रित अगर अपन रह जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उन पन्नों को वो अपनी आलमारी में सुरक्षित तरीके से रख देते हैं कि हो सकता है भविष्य में अपनी संतान उसको दिखाएंगे कि देख तेरा बाप अंग्रेजी कैसे पढ़ता था, तेरी मम्मी देख इंग्लिश कैसे पढ़ती थी, कैसे नोट्स काम में लेती थी, ठीक है, लेकिन उसको वो खुद नहीं पढ़ते। तो उसके रिगार्डिंग उसकी जो दुष्परिणाम आता है वो क्या आता है कि उसकी रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या है, हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमने उसको छुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में आपके लिए बेनिफिट वाला पॉइंट हो गया, हम उसकी प्रत्येक जो पोर्शन उसकी बिल्कुल तर्कसंगत क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्लास ले रहे हैं। आप अगर उसमें शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज़ को पढ़ोगे तो मैं अगर मान लो आपके पास 30 वर्ड हैं, 20 इडियम्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब 20 की 20 तैयार हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 तो तैयार होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन वो कब होंगी, जब आप समय दोगे, जब आप समय दोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे, हर एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कठिन होती है, जो अपने याद नहीं रहती है, ठीक है जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपना, ठीक है, वो आती है वो आती है एप्पल पाई ऑर्डर। क्या कहेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। और एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है, वो क्या होता है बताया था ना, एक तो क्या है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब तो झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी की आंख का दुरारा, लाडला, प्रिय, ठीक है, वो क्या होता है एप्पल ऑफ वंस आई जो होता है। और एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है टू बी इन करेक्ट सीक्वेंस, टू बी इन करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं, यहाँ पे कर्म है, सही क्रम में होना, व्यवस्थित क्रम में होना, जिसको ऊपर क्या बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है जी। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, सही क्रम में होना, या फिर हम बोल सकते हैं व्यवस्थित क्रम में होना। व्यवस्थित क्रम में होना वो क्या होता है एप्पल पाई ऑर्डर होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टू बी इन करेक्ट सीक्वेंस, टू बी इन करेक्ट सीक्वेंस, या ब्रैकेट में अपन ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। सही क्रम में होना उसको अपन क्या बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। अगला आता है हमारे पास एट ए पिंच। एट ए पिंच का मतलब होता है, वो होता है समस्या में होना। बोलते हैं ना भाई पिंच कर रहा है, मैं तो पिंच से ग्रसित हूँ, तो इसका मतलब वो समस्याग्रस्त है, ठीक है, समस्या में होना। एट ए पिंच से तात्पर्य होगा वो क्या होगा, समस्या में होना, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं, टू बी इन ट्रबल, टू बी इन ट्रबल, या इन ए ट्रबल कह सकते हैं, ठीक है, इन ए ट्रबल कह सकते हैं, या टू बी इन ट्रबल ऐसा भी कह सकते हैं, टू बी इन ट्रबल। टू बी इन ट्रबल, टू बी इन ट्रबल, ये पॉइंट आ गया, ये आ गया, मतलब समस्या में होना, ठीक है, समस्या में होना उसको अपन क्या बोलते हैं एट ए पिंच बोलते हैं। एक है आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ बोलते हैं ना भाई, खतरा जो होता है उससे एक हाथ दूरी बना के रखनी चाहिए, खतरा से एक हाथ दूरी बना के रखनी चाहिए, एट एन आर्म्स लेंथ कह सकते हैं। इसको अपन ये भी कह सकते हैं, पीछे एट एन भी जुड़ा हुआ मिल जाता है कई जगह आपको, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं एट एन आर्म्स
लेंथ, ऐसा ही मिल जाता है अपन को। तो घबराना मत, एक ही बात होती है। आर्म का मतलब एक हाथ, ठीक। लेंथ का मतलब दूरी, लंबाई जो होती है। ये नहीं कि एक हाथ लंबाई होती है, नहीं। कोई भी चीज़ होती है ना जो खतरनाक होती है, उस खतरनाक चीज़ से दूरी बनाना, ठीक है। बोलते हैं ना खतरे से एक हाथ दूर रहना चाहिए, तो उस खतरनाक चीज़ से दूरी बनाना क्या कहलाता है? एट एन आर्म्स लेंथ होता है जी। क्या कह सकते हैं अपन? मतलब किसी से अधिक फ्रेंडली होना, उससे बचना। ज़्यादा मित्रतापूर्वक व्यवहार न करें, हद से ज़्यादा मित्रतापूर्वक व्यवहार न करें, उससे बचना, ठीक है। खतरे से दूरी बनाए रखना जी। तो क्या कह सकते हैं इसको? खतरे से दूरी बनाए, खतरे से दूरी बनाए रखना, ये खतरे से दूरी बनाए रखना यूँ कह सकते हैं। या फिर अपन क्या कह सकते हैं? खतरे से दूरी बनाए रखना ऐसा कह सकते हैं, या फिर दूर रखना, या फिर क्या कह सकते हैं? दूर रखना, दूर रखना, जिसको अपन कहेंगे एट एन आर्म्स लेंथ कहेंगे। खतरे से दूरी बनाए रखना या फिर दूर रखना, ऐसा कह सकते हैं। टू कीप अवे फ्रॉम डेंजर्स, टू कीप अवे फ्रॉम डेंजर्स, फ्रॉम डेंजर्स मतलब खतरे से दूरी बनाए रखना, या अवॉइड टू बिकम टू फ्रेंडली, अवॉइड टू बिकम टू फ्रेंडली, ठीक है ना। मतलब टू फ्रेंडली जो ना, अधिक जो है वो मित्रतापूर्वक व्यवहार से बचना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एट एन आर्म्स लेंथ कहते हैं। तो एट एन आर्म्स से तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? ठीक है, खतरे से दूरी बनाए रखना, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं? किसी यानी अत्यधिक जो मित्रता होती है उससे दूर रहना। तो टू कीप अवे फ्रॉम डेंजर्स ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं तो अवॉइड टू बिकम टू फ्रेंडली, अधिक जो मित्रतापूर्वक है, मित्रवत जो व्यवहार करना जो है, अधिक मित्रता अपन बनाते हैं, उससे अक्सर क्या रहना? दूर रहना। वो क्या कहलाएगा? आर्म एट एन आर्म्स लेंथ कहलाएगा। तो गाइज आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट जो बिंदु आता है अपना, वो आता है एट डैगर्स ड्रोन, एट डैगर्स ड्रोन। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़े अपन। एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता वो क्या होता है? मतलब कट्टर दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है। एक दूसरे के प्रति दुश्मनी है वो बिल्कुल फूट फूट कर भरी हुई है, कि अगर हाथ आए तो या तो मैं उसको मारूं, यानी मरूं या फिर मारूं, ठीक है। तो कट्टर दुश्मनी रखना, ठीक है, कट्टर दुश्मनी होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एट डैगर्स ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर अपन हिंदी मीनिंग निकालें कि व्हाट इज द मीन ऑफ एट डैगर्स ड्रोन, डैगर्स ड्रोन का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? क्या कहेंगे अपन? कट्टर दुश्मनी होना, ऐसा कहोगे आप जी। कट्टर दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होना, ये बिंदु आ गया, कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है। यानी टू हैव बिटर एनिमिटी, टू हैव बिटर एनिमिटी, कट्टर दुश्मनी होना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एट डैगर्स ड्रोन बोलते हैं। अगला आता है वो क्या आता है? एट सिक्सेस एंड सेवन्स आता है। तो दोस्तों एप्पल पाई ऑर्डर जो होता है, एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग होता है वो क्या होता है? कोई भी चीज़ जो होता है उसको व्यवस्थित क्रम में रखना, यानी सही क्रम में रखना। टू बी इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, टू हैव इन करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट ऑर्डर, उसको तो अपन क्या बोलते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं। और अगर वही चीज़ होती है ना वो व्यवस्थित क्रम में न होकर, ठीक है, अस्त व्यस्त होती है, डिसऑर्डर के रूप में होती है, ठीक, अनसीक्वेंस के रूप में होती है, या इनकरेक्ट सीक्वेंस के रूप में अगर होती है, तो दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं? एट सिक्सेस एंड सेवन्स बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से एप्पल पाई ऑर्डर जो है उसकी अपोजिट प्रयुक्त होने वाली जो इडीम आती है अपनी, वो कौन सी आती है? एट सिक्सेस एंड सेवन्स आती है। किसकी अपोजिट आती है?
एप्पल पाई ऑर्डर की। एप्पल पाई ऑर्डर जो है उसकी अपोजिट आने वाली जो ईडीएम अपनी वो कौन सी है, एट सिक्सेज एंड सेवंस आ गई। तो एट सिक्सेज एंड सेवंस से तात्पर्य क्या होगा, मतलब अव्यवस्थित क्रम में होना, क्या कह सकते हैं पर इसको, अव्यवस्थित क्रम में होना। क्रम में होना, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, अस्त व्यस्त होना। अस्त व्यस्त होना जी। कोई भी चीज़ होती है ना जो व्यवस्थित क्रम में नहीं होती, करेक्ट ऑर्डर या करेक्ट सीक्वेंस के रूप में नहीं होती, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एट सिक्सेज एंड सेवन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अपन क्या बोल सकते हैं, टू बी इन इनकरेक्ट सीक्वेंस पब्लिक ऑर्डर, टू बी इन इनकरेक्ट सीक्वेंस, या फिर क्या बोलोगे, इनकरेक्ट ऑर्डर, मतलब अव्यवस्थित क्रम में होना। ठीक है, या फिर अव्यवस्थित क्रम में होना या फिर सही क्रम में न होना। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एट सिक्सेज एंड सेवंस बोलते हैं। एक आता है एट द 11th आवर, 11वें घंटे में। 11वें घंटे का मतलब सांसें आ रही थी, ठीक है, लेकिन अंतिम रूप से आ रही थी। ठीक है, अंतिम क्षण जिसको बोलते हैं, मृत्यु के करीब जिसको बोल सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर। ठीक है, यानी एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। 11th आवर का मतलब क्या हुआ, 11वां घंटा। 11वां घंटे का मतलब 12 बजने वाले थे, क्या 12 बजने वाले थे, यानी मृत्यु क्या थी, नज़दीक थी। अंतिम क्षणों में अपन कह सकते हैं, अंतिम पलों में। ठीक है, उसके लिए कौन सी इडीम आती है अपनी, एट द 11th आवर आता है। ठीक है जी, तो अंतिम क्षण में क्या कहते हैं अपन इसको, अंतिम क्षण में, ऐसा कह सकते हैं, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर बोलते हैं, अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, एट द लास्ट मोमेंट का नाम देंगे। ठीक है जी, आगे अपन देखते हैं, एक होता है एट डैगर ड्रोन। डैगर ड्रोन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी रखना। गैंगस्टर वगैरह आपस में होते हैं ना, इनकी टीम होती है, एक दूसरे के प्रति क्या कट्टर दुश्मनी रखते ही हैं, तो मतलब वो डैगर ड्रोन हो गया। एक होता है हमारे पास बैड ब्लड। बैड ब्लड, खून क्या है, बुरा है। खून बुरा का मतलब क्या हुआ, इनका आपस में कोई मिलाप नहीं है, आपस में क्या है, दुश्मनी है, मतलब एनिमिटी कह सकते हैं, शत्रुता का जो भाव होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, कि बैड ब्लड है, या फिर क्या कह सकते हैं अपन इसको, बिटर रिलेशनशिप होती है। ठीक है, बिटर, कड़वे जो संबंध होते हैं। ठीक है, कटु जो संबंध होते हैं, कड़वे जो संबंध होते हैं, फिर शत्रुता का जो भाव होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैड ब्लड बोलते हैं। तो गाइज यहाँ तक कॉपी किया, व्हाट इज द मीन ऑफ एट डैगर ड्रोन। तो डैगर ड्रोन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर एनिमिटी। ठीक है ना, कभी सोचो कि इडियम्स हैं, अपन किताब ले लेंगे, उससे अपन तैयार कर लेंगे, इम्पॉसिबल फैक्टर, नहीं हो पाएंगे। यहाँ क्लास में टाइम देना पड़ेगा। एक इडियम्स के ऊपर आपका 5-5, 7-7, 10-10 बार दिमाग पड़ता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं माइंड में स्पेस बना लेती है। और किताब में अपन हल्की सी झलक से उनको बार बार रिपीट कितनी बार कर लो, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो दूसरा एट सिक्सेज एंड सेवंस। सिक्सेज एंड सेवंस के विपरीत आने वाली जो इडियम होती है वो कौन सी होती है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग होता है वो क्या होता है, व्यवस्थित क्रम में होना। तो एट सिक्सेज एंड सेवंस का मतलब मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, अव्यवस्थित क्रम में होना। एक आता है एट द 11th आवर, मतलब 11वें घंटे में, और 11वें घंटे का मतलब भावार्थ क्या निकलता है, अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, एट द लास्ट मोमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर बोलेंगे। ठीक है जी, आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट जो इडियम अपन जाने अपनी वो कौन सी है, जरा देखना। एक आती है बैड ब्लड। बैड ब्लड आता दोस्तों, बैड ब्लड से मिलती जुलती एक इडियम आती है अपनी, वो आती है एट डैगर ड्रोन, जो थोड़ी देर पहले अपने देखी है। डैगर ड्रोन का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, कट्टर दुश्मनी होना, कट्टर शत्रुता होना। ठीक है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, डैगर, एट डैगर ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, और एक किसी के मतलब कड़े संबंध होना, कड़े संबंध हुए, शत्रुता का भाव है या कड़े संबंधों का भाव है, मतलब मिलती जुलती पार्ट हैं, मिलते जुलते पार्ट होते हैं, तो ये भी क्या होता है, शत्रुता। क्या बोलेंगे अपन इसको, शत्रुता बोलेंगे।
ठीक है, शत्रुता कहेंगे अपन इसको, ठीक है। और उसका मीनिंग होता है, वो भी क्या होता है, शत्रुता का भाव रखना, कट्टर दुश्मनी रखना। तो क्या कह सकते हैं, शत्रुता या दुश्मनी, शत्रुता, दुश्मनी या फिर कड़वे संबंध, कड़वे संबंध, ऐसा कहेंगे दोस्तों अपन, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके लिए, शत्रुता के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, एनिमिटी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, एनिमिटी, ठीक है। शत्रुता जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिमिटी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, बिटर रिलेशनशिप, एनिमिटी अथवा बिटर रिलेशनशिप, कड़वा जो संबंध होता है, बिटर रिलेशनशिप, ठीक है। कड़वे की जगह कड़वा करो दोस्तों आप, ठीक है, कड़वा करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिटर रिलेशनशिप, कड़वा संबंध, ठीक है। शत्रुता अथवा दुश्मनी अथवा कड़वा जो संबंध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बैड ब्लड बोलते हैं। एक बोलते कि नहीं बोलते, बोरिया बिस्तर समेट और घर से बाहर हो जा, ठीक है। तो बोरिया बिस्तर को अपन क्या बोलते हैं, विद ऑल बिलोंगिंग्स, कि जितने भी सामग्री है, जितना भी सामान है उसके साथ, बोरिया बिस्तर सहित। और बोरिया बिस्तर सहित का तात्पर्य क्या हुआ, विद ऑल बिलोंगिंग्स, कि जितना भी सामान है उस सामान सहित, ऐसा बोलेंगे अपन, विद ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है ना जी। आगे अपन देखें तो क्या है, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या है, बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित, ये बिंदु आ गया, विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स। बोरिया बिस्तर सहित का मतलब क्या हुआ कि सारा जो सामान है, जितना भी सामान है, उस सामान सहित के अर्थ में अपन कौन सी इडियम काम में लेते हैं, बैग एंड बैगेज काम में लेते हैं, ठीक है जी दोस्तों। नेक्स्ट जो अपनी ईडीएम है वो क्या है, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, कि बच्चा जब पैदा हुआ था तभी बच्चे के मुंह में क्या थी, ठीक है, कोई तांबे की चम्मच नहीं थी, ठीक है, चांदी की चम्मच थी, मतलब पिस्साड़ो घर थो, टाबर को जन्म हो कि में हो पिस्साड़ा घर में हो, एंड टू बोर्न इन ए रिच फैमिली, टू, ठीक है, मतलब किसी धनाढ़ जो परिवार होता है, अमीर घर जो होता है, क्या कह रहा है, टू बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में होती वो क्या होती है, चांदी की चम्मच होती है। और चांदी की चम्मच का मतलब क्या हुआ कि परिवार क्या है, स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो कोई स्टील की देते हैं आप जैसे, हम जैसे जो होते हैं वो बच्चे के मुंह में चम्मच, लेकिन वो क्या है, सिल्वर स्पून उसके मुंह में है, जिसका मतलब अमीर घर में पैदा होना, अमीर घर में पैदा होना, ये बोलोगे जी। तो इसके लिए अपन देखें शब्दावली के रूप में तो क्या बोल सकते हैं, अमीर घर में, अमीर घर अथवा परिवार में पैदा होना, अमीर घर अथवा परिवार में पैदा होना, अमीर परिवार में पैदा होना क्या होता है, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, अमीर परिवार में पैदा होना, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए, अगर मान लो अपन शब्दावली बनाएंगे तो क्या कहेंगे, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, रिच फैमिली, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, ठीक है, कि धनवान जो परिवार होता है उस धनवान परिवार में पैदा होना क्या कहलाता है, ठीक है, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये कहलाएगा, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, वो आता है बी इन द ड्राइविंग सीट, ठीक है। नेक्स्ट जो इडीम आती है, तो यहाँ तो कॉपी की ना आपने, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, शत्रुता अथवा कड़वा संबंध होता है, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूर्ण सामान सहित, जो भी सामान है उस सहित, बोरिया बिस्तर सहित जिसको बोलते हैं ना, विद ऑल बिलोंगिंग्स, ऐसा कर सकते हैं। टू बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है, मतलब जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो
चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, चांदी की चम्मच के पैदा होने का मतलब क्या है कि आते मतलब पैदा होते उसको जो घुट्टी भी दी जाती है वो चांदी की चम्मच में दी जाती है। इसका मतलब परिवार क्या है, उसकी लिविंग स्टाइल जो है वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी प्रभावशाली है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ेंगे अपन। देखिए अगली जो इडियम आती है अपनी वो कौन सी आती है, बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइवर की सीट पे अगर कोई व्यक्ति होता है तो और साथ वाले तो कितनी मस्ती क्यों ना करो, लेकिन ड्राइवर नहीं कर सकता, उसको एकाग्र रहना ही पड़ता है, उसको एकाग्र रहना ही पड़ता है। साथ वाले हैं कितना भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कितना भी इंजॉय कर सकते हैं, किधर भी देख सकते हैं जी चाहे वैसे, बीच में थोड़ा बहुत सो भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, नींद सी हल्की सी उबाऊपन भी महसूस कर सकते हैं, बट ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक आँख झपकी तो दुर्घटना घटी, ठीक है ना, दुर्घटना घटी। मतलब जिम्मेदार ड्राइवर क्या करता है, सीट पे अगर होता तो वो पूर्ण जिम्मेदारी उठाता है, ठीक है। तो वही होता है पूर्ण जिम्मेदारी उठाना, ठीक है, पूर्ण जिम्मेदारी उठाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बी इन द ड्राइविंग सीट बोलते हैं। तो क्या कहेंगे अपन इसको, जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी उठाना, किसी चीज के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना, ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूटी, या फिर क्या बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटी। तो इसको अपन शब्दावली के रूप में अपन क्या देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिक ड्यूटीज, कि सभी जो जिम्मेदारियां होती हैं या सभी जो कर्तव्य होते हैं उनको उठाना, उनको बर्दाश्त करना क्या कहलाता है, बी इन द ड्राइविंग सीट कहलाता है, ठीक है जी। एक है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, बीट पीटना, अबाउट द बुश इस तरीके से, मतलब झाड़ी के बाहर बाहर चक्कर काटना, मतलब कोई भी बात है उसको प्रेजेंट तो करनी है, लेकिन प्रेजेंट है वो सामने प्रत्येक रूप से नहीं कर रहा, घुमा फिरा के कर रहा है। मतलब किसी भी कथन को, किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है, घुमा फिरा के प्रस्तुत करना या फिर घुमा फिरा के बात रखना है, बात करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश बोलते हैं, ठीक है जी, घुमा फिरा के बात करना, जिसको अपन सर्कमलोक्यूशंस भी बोलते हैं, ठीक है जी, या फिर टू टॉक अबाउट इन ए राउंड अबाउट मैनर जी। तो इसको अपन बोलेंगे हिंदी में क्या कहेंगे अपन, घुमा फिरा के बात करना, घुमा फिराकर बात करना, ठीक है जी। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसके लिए घुमा फिरा के बात करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको अपन इंग्लिश में एक शब्द भी आता है इसके लिए, जिसको अपन बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन, ठीक है जी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं टू टॉक, ठीक है, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के बात करना, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, ठीक है जी, घुमा फिरा के बात करना, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। एक आता है हमारे पास बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट का मतलब पीटना, ब्लैक का मतलब काला, ठीक है, एंड ब्लू मतलब किसी चीज पीटी जाती है और वो काली होती है, तो काला होता होता वो क्या हो गया, नीला हो गया। बोलते कि नहीं बोलते, अरे राम रे इतना बेरहमे से बच्चे को मार रहा है, देख रंग भी क्या हो गया, नीला हो गया, ठीक है। तो रंग नीला होने का मतलब क्या हो गया कि मतलब उस बच्चे को मर्सीलेसली पीटना, टू बीट मर्सीलेसली मतलब बेरहमी से मारना, बेरहमी से पीटना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू कहेंगे, ठीक है जी। बेरहमी से पीटना, बेरहमी से पीटना, बेरहमी से पीटना, ठीक है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, बेरहमी से पीटना मतलब टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट मर्सीलेसली, टू बीट मर्सीलेसली मतलब बेरहमी से पीटना, उसको अपन क्या बोलते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू बोलते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं अपन
मतलब बेरहमी से पीटने का मतलब क्या था, काला थर क्या हो गया, नीला हो गया। एक आता हमारे पास नेक्स्ट जो आती है अपनी, वो आती है बेल द कैट। बेल द कैट मतलब बिल्ली की घंटी बजाना, मतलब जोखिम मोल लेना। कोई भी चीज़ होती ना, रिस्क लेना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्क उठाना, जोखिम उठाना जो होता है, टेक रिस्क जो है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेल द कैट बोलते हैं। तो गाइस एक बार यहाँ तक कॉपी कीजिए, बी इन द ड्राइविंग सीट। देखो इसका अर्थ देखो, थोड़ा भावार्थ निकाल के देखो कि ड्राइवर की कुर्सी पे होगा तो इसका मतलब वो जिम्मेदारी पूर्ण उठाएगा, जिम्मेदारियां हैं उनको क्या करेगा, निर्वहन करेगा। एक है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या हुआ, झाड़ी के इर्द गिर्द, मतलब झाड़ी जो उसको पीटना। झाड़ी को पीटने का मतलब मूल तना थोड़ी है, उसमें तो बाहर की अनेक प्रकार की चीजें होती हैं, मतलब घुमा फिरा के किसी बात को प्रेजेंट करना, वो होता है बीट अबाउट द बुश। बीट ब्लैक एंड ब्लू, काला नीला जो है उसको पीटना। काला नीला का पीटने का मतलब क्या है कि काले रंग से क्या हो गया, नीला हो गया, अर्थात उसको बेरहमी से पीटा जाता है, मर्सीलेसली पीटा जाता है, उसको अपन बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू बोलेंगे। ठीक है जी। आगे अपन जाने नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। वो देखिए वो कौन सा अपना अगला जो बिंदु अपना वो देखते हैं, वो आता है जी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसमें, 21 के बाद में 22 आना चाहिए था, यहाँ पे कहते थे 25। चलो एक बार ये देख लेते हैं 25 वाला, बिग गन वाला। ठीक है, बिग गन। और बिग गन का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसकी बंदूक क्या होती है, बड़ी होती है, अर्थात बंदूक बड़ी का मतलब क्या होता है, उसकी पहुंच क्या होती है, ऊंची होती है। यानी ऊंची पहुंच वाला जो व्यक्ति होता है, ऊंची पहुंच वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिग गन बोलते हैं। ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, उनके साथ अक्सर क्या होता है, उसकी उठ बैठ होती है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिग गन बोलते हैं। ठीक है जी। यानी ए पर्सन ऑफ हाई अप्रोच, ए पर्सन ऑफ हाई अप्रोच, एक व्यक्ति जिसकी पहुंच होती है वो क्या होती है, काफ़ी ऊंची होती है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, संपर्क होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बिग गन बोलेंगे। ए पर्सन ऑफ हाई अप्रोच यानी व्यक्ति जिसकी पहुंच क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, बंदूक बड़ी का मतलब क्या है, व्यक्ति क्या हो गया, बड़ा हो गया। व्यक्ति बड़ा कब होता है, ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई जो होती है, अर्थात उठ बैठ या उसके संपर्क होते हैं, वो अच्छे लोगों से या महान लोगों से होते हैं, तो उसको अपन क्या मानते हैं, बड़ा व्यक्ति मानते हैं। एक आता बर्ड ऑफ पसाज। बर्ड ऑफ पसाज का मतलब होता है, वो क्या होता है, बर्ड ऑफ पसाज। बर्ड ऑफ पसाज का मतलब क्या है, गलियारे का पक्षी। और गलियारा में पक्षी जो है वो कभी कभार आता है, तो मतलब यदा कदा आने वाला। कोई भी व्यक्ति जो कभी कभी आता है, अकेजनली आता है, ठीक है, यदा कदा, ठीक है, यदा कदा, या फिर क्या कह सकते हैं अपन इसको, कभी कभार आने वाला, कभी कभार आने वाला, कभी कभार आने वाला। ठीक है, वन हु कम्स अकेजनली मतलब एक व्यक्ति आता है और वो रोज नहीं आता, डेली रूटीन में नहीं आता, कभी कभार आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ पसाज बोलते हैं। ठीक है जी। तो बर्ड्स ऑफ पसाज का मतलब क्या हुआ, वन हु कम्स, एक व्यक्ति आएगा, ये आता है, रोज नहीं आता, डेली नहीं आता, कम्स अकेजनली, कम्स अकेजनली। ठीक है, ये बोल सकते हैं, कम्स अकेजनली। एक व्यक्ति जो कभी कभार आता है, तो कभी कभार आने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ पसाज बोलते हैं। ठीक है जी। अकेजनली में सी डबल आएगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, एस क्या आएगा, सिंगल आएगा, और सी क्या आएगा, डबल आएगा जी।
ऐसा कहेंगे अपन, कम्स ऑकेजनली, AOCASIONALLY। एक व्यक्ति जो कभी कभार आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ पसाज बोलते हैं। एक आता बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, वो होता है सरसरी निगाह। क्या बोलोगे, सरसरी निगाह बोलेंगे। मतलब कोई भी चीज जिसको देखा अपन ने, और देखा किस रूप से देखा, बिल्कुल सरसरी निगाह से देखते हैं, हल्की दृष्टि से जिसको अपन देखते हैं, चलते चलते किसी चीज़ को अपन देखते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हल्का सा अपना मतलब झलक, जो हल्की सी झलक पड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहा होता है तो तेज गति से अगर पक्षी अगर उड़ता है तो वो अपनी आंखों से अगर देखेगा तो किसी चीज़ को हल्के से तो देखेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि उसकी गति क्या होती है, उड़ता अगर है तो इसका मतलब गति क्या होती है, तेज होती है। तेज जो गति होती है तो उसमें चीज़ के ऊपर अपन ज़्यादा नजर नहीं डाल सकते, उस चीज़ को अपन हल्के में देखते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सरसरी निगाह बोलेंगे दोस्तों। क्या कहोगे, सरसरी निगाह। और सरसरी निगाह जो होता है इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरव्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओवरव्यू, सरसरी निगाह, ठीक है। तो दोस्तों आज का अपना इडियम्स वाला पार्ट है, सेशन जो है वो यही संपन्न होता है। एक बार इन चीज़ों को आप तैयार करना भली भांति, ठीक है। जितने इडियम्स जो मैंने आपको करवाई हैं उनको भली भांति तैयार करना, बाकी का चर्चा जो अपन नेक्स्ट लाइव सेशन में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।